स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन विद टीएस। कंपटीशन विद टीएस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, किस तरीके से हमने पढ़ना है, हमने सीखना है ना। तो ये चीज हमें देखनी है। तो ये अगर कोई नया एस्पिरेंट इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। बाकी इस मेरी चैनल पे यानी इस मेरे यूट्यूब कॉम्पिटिशन विद टीएस पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यानी मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज से अवगत कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यानी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है इस वीडियो के अंदर और इस चैनल को। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और उस बेल आइकन को दबा देंगे और लाइक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जो चैनल है आपके लिए ही बनाया गया है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिगनर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। यानी उन्हें पर कभी कभी क्या होता है ना, कोई बिगनर स्टूडेंट जब एस्पिरेंट बनता है यानी एसएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना शुरू करता है तो उसे नहीं पता होता कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। 10 जनों से सुनता है, 10 जनों की अलग बातें सुनता है और जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट होता है कि इसे पढ़ूं या उसे पढ़ूं या कहाँ जाऊं या कहाँ नहीं जाऊं, ठीक है। तो इस तरीके से वो डाइवर्ट होता है। तो उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, बाकी ये और सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। मैं इस चैनल पर पूरी कंप्लीट इंग्लिश आपको कराऊंगा। आज से मैं इस इंग्लिश की शुरुआत करूंगा। आज से मैं इस इंग्लिश की शुरुआत करूंगा और इंग्लिश को इस तरीके से कराया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। यानी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, तो इस सीरीज में आपको इंग्लिश बताई जाएगी, यानी इंग्लिश बताई नहीं जाएगी, इंग्लिश को सिखाया जाएगा। इंग्लिश को रटाया नहीं जाएगा, इंग्लिश को सिखाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सीखना है। लैंग्वेज कभी रटी नहीं जाती, लैंग्वेज को रटोगे कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। सीख तो पाओगे नहीं, याद भी नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि लैंग्वेज कभी याद नहीं की जाती। आज मुझे बताओ, क्या आपने आज तक हिंदी लैंग्वेज याद करी? हिंदी हमारी मातृभाषा है, क्या हमने याद करी? नहीं, हमने सीखी, हमने अपने आप सीख ली। क्यों? क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीख लेंगे अगर हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, सीधी बात। तो सारा खेल हमें क्या समझ में आया यहाँ पे? प्रैक्टिस का। क्या समझ में आया? प्रैक्टिस का, ठीक है। तो प्रैक्टिस हमें जोरदार करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारे इंग्लिश इंप्रूव होगी। बल्कि ऐसे नहीं कि हम इंग्लिश को पढ़ेंगे, रूल को बार बार निहारते रहेंगे और उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको कहीं लगाएंगे नहीं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो हम इंग्लिश की यहाँ पे सब चीज करेंगे, इंग्लिश को शुरू से बेसिक से एडवांस तक समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी जोरदार करेंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस भी हम जोरदार करेंगे, इसी चैनल पे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम इंग्लिश को एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे किसी न्यू स्टूडेंट को बताया जाता है उस तरीके से। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं मान के चलूंगा कि आपको जितना मैंने पढ़ाया या फिर जितना आपने अभी तक पढ़ा इतना आता होगा, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल मान के नहीं चलने वाला। यहाँ पे आपको एवरीथिंग डिटेल में और बिल्कुल बेसिक से बताई जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये चैनल इंग्लिश के रिलेटेड डाउट सॉल्व करेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे, ओके, और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो जब नई वीडियो आएगी इस चैनल पे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए, ठीक है। और आपका बेनिफिट हो और सबसे पहले आप देखें, जो पहले पाएगा या जो पहले जाएगा वही पाएगा, इस तरीके की कहावत आपने सुनी होगी। तो वही चीज है, जितनी जल्दी देख लोगे उतनी जल्दी सीख जाओगे, उतनी जल्दी सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस के बारे में समझेंगे, ठीक है। और कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपके साथ इंग्लिश की शुरुआत करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो कंपटीशन विद टीएस में आपका स्वागत है।
जो कि आपके लिए इंग्लिश को आसान बनाने के लिए आपके पास आ चुका है। और आप इस प्लेटफॉर्म से अपनी इंग्लिश को बहुत हद तक और बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अपने इंग्लिश कैटर को खत्म कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने एग्जाम में इंग्लिश में स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। इंग्लिश, हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, इंग्लिश को देखने वाले हैं। यानी हम इंग्लिश को एकदम बेसिक से पढ़ने होंगे। ठीक है, तो हम देखो कोई भी बात है, जब भी कुछ चीज पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें डायरेक्टली उसे पढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए। हमने अगर हम बात कर रहे हैं हम एसएससी के बारे में, एसएससी के हर एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि एसएससी इंग्लिश पूछती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहाँ से पूछती है, यानी ग्रामर का पोर्शन कहाँ से कहाँ तक आता है और इंग्लिश में कौन सा पोर्शन कितना आता है। ठीक है, हमें ये सब समझना चाहिए क्योंकि हमें उसी हिसाब से इस हर एक टॉपिक को एफर्ट्स देना है। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ इंग्लिश में ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें कम एफर्ट्स देके भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं अगर हमने उसे बढ़िया तरीके से एक डिटेल में नहीं समझा तो हम आगे के टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा, सिलेबस। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लिया तो आपके दिमाग में या आपके जहन में ये बैठ जाएगा कि मुझे इससे आगे नहीं पढ़ना, यानी इससे ज्यादा मुझे इंग्लिश में नहीं पढ़ना। अगर मैंने इतना पढ़ लिया, इतना सीख लिया, इतना समझ लिया तो मेरी इंग्लिश बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। और हाँ, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन आपको शिद्दत से पढ़ना होगा, कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन से परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप से भी परफेक्ट बन सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनोगे, प्रैक्टिस करके हर कोई इंसान परफेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट करनी है। तो मैं आपके साथ पहले बता दूं, यहाँ पे इंग्लिश के साथ डिस्कस करूंगा, इंग्लिश में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो एग्जामिनर हमारा सिलेबस कैसे डिसाइड करा हुआ है, यानी एग्जामिनर हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रामर। ठीक है, यानी ग्रामर इंग्लिश का एक ऐसा पोर्शन है जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ग्रामर से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन समस्या ये फंसती है कि कैसे आते हैं। तो मैं बताऊं, इस ग्रामर से पोर्शन हमें एरर से देखने को मिलते हैं, यानी हमारे एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस कुछ ग्रामर से बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर से बनते हैं। ठीक है, वहां पे ग्रामर हमारी काम आती है, कुछ वोकेबलरी काम आती है, लेकिन सबसे पहले मैं ग्रामर की बात करता हूं। तो ग्रामर हमारे एरर फाइंडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि ग्रामर से क्वेश्चन कैसे बनता है, एरर फाइंडिंग। ठीक है, अब हमें बात ये समझनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस क्वेश्चन में कौन सी एरर देखनी है। तो ये बात आपको जहन में तब बैठेगी, ये बात आपको समझ जब आएगी, और ये चीज आप जब पहचान पाएंगे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। यानी आप प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप रूल को 2 से 3 बार पढ़ रहे हैं तो उस रूल से रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको 10 से 20 बार करनी पड़ेगी, तब जाके आपके जहन में वो चीज बैठेगी। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आप जब एक ही चीज की प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो आपके लिए परफेक्ट बन जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो हम सबसे पहले पोर्शन देखते हैं, वो हमारा ग्रामर वाला पोर्शन होता है। ठीक है, हमें ग्रामर को समझना है, और ग्रामर में भी एग्जामिनर दो चीजों से क्वेश्चन मेनली पूछता है, और दो ही चीज होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस टू नरेशन। मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस टू नरेशन। अब इन दोनों को समझते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है, पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है, नंबर 8 होते हैं। मैं अगर आपको उंगलियों पे काउंट करके दिखाऊं तो कर सकते हो, आपको मेरे साथ बोलना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन। ये 8 नाउन या 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जो हमें पढ़नी होती है। यहां से एरर फाइंडिंग सबसे ज्यादा बनती है। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी मैं बात करूं टेंस टू नरेशन का दौर, यानी मैंने इसे दौर क्यों कहा, यानी मतलब हम यहाँ पे अगर हम टेंस को स्टार्ट करते हैं तो नरेशन पे जाके रुक जाएंगे। इस बीच हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे जैसे इस बीच हमें देखने को मिलेंगे मोडाल्स, इस बीच हमें देखने को मिलेंगे मोडाल्स। मोडाल्स के बाद हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग देखने को मिलेंगे, मोडाल्स, क्वेश्चन टैग, देन हमें इसी के अंदर एक्टिव पैसिव भी देखने को मिलता है।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन एंड मोरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन टैग मुश्किल से एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो हमें इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन कभी कभार आ जाता है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, हम रिस्क ऐसा नहीं लेंगे कि इसे छोड़ के चलेंगे, क्या पता उसी से सवाल आ जाए। ठीक है, फिर हम अपने आप को कोसते हैं कि अगर ये पढ़ लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, चलिए, तो ग्रामर के टॉपिक को मैं इस तरीके से कवर करने वाला हूँ, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे और फिर टेंस और टू नरेशन, यानी टेंस से स्टार्ट करेंगे नरेशन तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसी फिक्स नहीं है, कोई ऐसा फिक्स नहीं कि हमें पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करनी है, उसका टेंस स्टार्ट करना है, फिर नरेशन तक पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे टेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, मींस इट्स योर चॉइस। ओके, तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करना है या फिर टेंस से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं आपको वहीं से आपको स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की, यानी कॉम्प्रीहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ इंग्लिश। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ इंग्लिश इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा सवाल है या ऐसा पोर्शन है जो कि हर एक एग्जाम में आता है, डेफिनेटली आता है, यानी इसके क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। ठीक है, इसके या तो 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके सवाल आपके एग्जाम में फिक्स रहते हैं। ठीक है, यानी आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट पे करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं और पार्ट पे नहीं करनी है, कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट पे करनी है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट में भी किस में ज्यादा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो क्लोज टेस्ट, देन पैराजम्बल्स एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पीक्यूआरएस, इनमें से तीनों में से पैराजम्बल को हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं और इसी को हम पीक्यूआरएस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को हम पीक्यूआरएस के नाम से भी जानते हैं। पीक्यूआरएस क्यों कहते हैं, देखो सबसे पहले ए हमारा फिक्स करता है, फिर पी क्यू आर एस इस तरीके से हमें दिया जाता है, फिर इनको अरेंज करना पड़ता है, इसलिए हम इसका नाम पीक्यूआरएस भी रख देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्लोज टेस्ट यानी सिस्टमैटिक रिमूवल, यानी हमारे ये क्या लिखा हुआ है, पैरा लिखा हुआ है, जैसे हमारा पैरा लिखा हुआ है यहाँ पे हम कुछ फिलअप्स छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, फिलअप्स छोड़ देते हैं, ये हमारा क्लोज टेस्ट बन जाता है, यानी हमने सिस्टमैटिकली वर्डों को रिमूव कर दिया। ठीक है, एक पैसेज है, पैसेज में क्या करा, कोई सिस्टमैटिकली हमने किसी वर्ड को रिमूव कर दिया, वही हमारा क्लोज टेस्ट बन जाता है। जैसे हम बात करते हैं रीडिंग पैसेज। ठीक है, रीडिंग पैसेज से हम इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। रीडिंग पैसेज है, एक पैसेज बना जाता है, इस तरीके से कोई भी पैसेज लिखा आ सकता है, इसी के अंदर से अगर मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिटा देता हूँ, ठीक है, अगर बात करूँ यहाँ पे से मैं यहाँ से कुछ वर्ड्स मिटा देता हूँ, तो यही हमारा क्लोज टेस्ट बन जाता है। ठीक है, और जब हम इसी में से, ये हमने एक पैरा लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने कुछ लाइनें उठा दी, फिर ये उठा दी, फिर ये उठा दी, और इन्हें कहा मैंने अरेंज करो, तो यही हमारा पैराजम्बल या सेंटेंस अरेंजमेंट या पीक्यूआरएस बन जाता है। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, अब बात करें कॉम्प्रीहेंशन को इंप्रूव कैसे करते हैं, तो मैं इसी चैनल पे आपको बताऊंगा कॉम्प्रीहेंशन को किस तरीके से इंप्रूव है, हाउ विल यू इंप्रूव कॉम्प्रीहेंशन। ओके, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा और कुछ आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जो आपके अंदर स्किल डेवलप करेंगे, किस चीज की, रीडिंग की। ठीक है, यानी कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने का तरीका, कॉम्प्रीहेंशन में ग्रामर भी यूज होगी, कॉम्प्रीहेंशन वोकैबुलरी भी यूज होगी और कॉम्प्रीहेंशन में आपकी रीडिंग स्किल भी यूज होती है। यानी यहाँ पर एग्जामिनर का कॉम्प्रीहेंशन पूछने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन यानी रीडिंग स्किल आपकी चेक करना चाहता है। ठीक है, यानी हमारे पास एग्जाम के पास यही एक चीज है जो थोड़े कम समय में वो आपकी हर एक चीज को टेस्ट कर लेता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल कॉम्प्रीहेंशन को भी हम यहाँ देखेंगे, रीडिंग पैसिव, क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल को भी पूरी तरीके से इस चैनल पर कराया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चिंता मुक्त हो जाइए। नेक्स्ट बात करता हूँ वोकेबलरी वाले पोर्शन की। ठीक है, वोकेबलरी वाला पोर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आजकल हम जो वोकेबलरी याद करते हैं वो कभी कभार हमारे एग्जाम में फंसती है तो कभी नहीं फंसती है। ठीक है, और अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वोकेबलरी याद करें तो हमें प्रीवियस ईयर की वोकैब को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर से उठा के हमारी वोकैब्स को देती है और कभी कभार एक आध न्यू देती है, तो वो हमें वहां पे से थोड़ा सा, अगर हम वोकैब को याद करना सीख जाएंगे तो कुछ हम रूट वर्ड्स याद करेंगे, कुछ हम सफिक्स एंड प्रीफिक्स लगा के नए वर्ड्स को सीखेंगे, तो वो चीज हमारे को अनदर वर्ड में भी हेल्प करेगी। ठीक है, जो हमने याद नहीं करा हम उसका भी मीनिंग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं एग्जामिनर वोकैबलरी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ सेंटेंस, सॉरी, सिनोनिम और एंटोनिम्स, यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन इससे फिक्स है, सेंटेंस, सॉरी, सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन फिक्स आता है। फ्रेजल वर्ब आपको देखने को मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ईडियम फ्रेजेस से आपके 1 से 2 सवाल देखने को मिलते हैं। स्पेलिंग टेस्ट से भी आपके 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको 1 या 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाता है। यानी सारी चीज इंपॉर्टेंट है, हमारा कॉम्प्रीहेंशन इंपॉर्टेंट है, हमारा ग्रामर इंपॉर्टेंट है, यानी हम
यानी हम किसी को ग्रामर को, कॉम्प्रिहेंशन को और वोकेबलरी को नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में, ठीक है। यानी पढ़ना हमें ये भी पड़ेगा, ये भी पड़ेगा और ये भी पड़ेगा। बताओ पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो क्या हमें छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो हम एवरीथिंग, यानी इस चैनल पे आपको हर एक चीज कराई जाएगी, ये सब चीजें आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। सब चीज कराई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चिंता मुक्त हो जाएगी, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको धीरे 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 अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, आप एकदम से ये वाली सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, ठीक है। आपको धीरे 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 चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे चढ़ के आप, मैं आपको बहुत ऊपर तक ले जाऊंगा, बहुत ऊंचाई तक ले जाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश को, यानी अब हम इंग्लिश के बेसिक को समझेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश को बेसिक से स्टार्ट करने को कहा था मैंने, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको नहीं लगना चाहिए मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। आपको होता है मुझे ये सब चीज आती है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मेरे को ये चीज आती है, वाह, ठीक है। तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आप और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में आप अपनी जान झोंक पाएंगे, ठीक है। चलिए तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले इंग्लिश की। तो इंग्लिश के बेसिक को समझना है, तो इंग्लिश की हम बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो देखिए इंग्लिश क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको सब्जेक्ट में इंग्लिश लिखना पड़ता है, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा है। अगर आपसे बचपन में कोई पूछे आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, आप कहेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस वगैरह वगैरह, यही कहने वाले हैं। मतलब आपने इंग्लिश को अभी तक क्या देखा, सब्जेक्ट में देखा, ठीक है। लेकिन जब थोड़े से बड़े होते हो, आप मैच्योर होते हो, आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में आते हो, तो आपको पता चलता है इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी, हिंदी भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता, हिंदी भी एक लैंग्वेज है। ऐसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का काम क्या होता है? कन्वर्सेशन करना, यानी अपनी बातों को दूसरे को समझाना, अपनी बात, अपने विचारों को दूसरे को समझाना, वो मीडियम एक लैंग्वेज है। वही चीज हम देखते हैं, वही चीज हमें सीखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक सब्जेक्ट को डील नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंग्लिश की लैंग्वेज को डील कर रहे हैं, ठीक है। यानी इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक, क्या है, एक लैंग्वेज। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? अब मैं बात करता हूँ, अगर हम इंग्लिश को बोल रहे हैं तो वो हमारे लिए लैंग्वेज है। हम इंग्लिश को स्पीक कर रहे हैं, वो हमारे लिए लैंग्वेज है। इफ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, so English is a language for me and for you also because you are listening. But अगर हम इंग्लिश को राइट करना शुरू कर दें, अगर हम इंग्लिश को राइट करना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, तो किसी भी लैंग्वेज को लिखना, हिंदी में बोले तो लिपि कहलाता है, इंग्लिश में बोले तो स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्क्रिप्ट। बात समझ में आ गई? स्क्रिप्ट यानी लिपि, यानी किसी भी लैंग्वेज को लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है, स्क्रिप्ट या फिर लिपि कहलाता है। तो राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज अ स्क्रिप्ट। ओके, बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बात करते हैं। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड इफ वी राइट दिस तो इट इज स्क्रिप्ट फॉर अस। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट थिंग। ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। सबको पता है ए बी सी डी से लेकर जेड तक हम जाते हैं, 26 लेटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इन्हीं 26 लेटर्स को हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। इन्हीं 26 लेटर्स को हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। बताओ जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं अल्फाबेट को अगर हम देखें तो दो कैटेगराइज में बांट सकते हैं, यानी हम इन अल्फाबेट की दो कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड अल्फाबेट इनटू टू पार्ट्स। हाउ? वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। बचपन में पढ़ा करते थे वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। बचपन में हमने बहुत पढ़ा है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। देखो बचपन की चीजें हमारे से एसएससी एग्जाम, यानी एक जॉब का जो एग्जाम होता है वो पूछता है। हम फिर भी एक जॉब के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम शुरू में समझते हैं कि ये एक इस तरीके की चीज है जो हमें मनोरंजन प्रोवाइड कर रही है, यानी बस हमारे को दिमाग में ऐसे बिठाया जाए जबरदस्ती। लेकिन आज ये आपके लिए बहुत काम की है। लेकिन कुछ चीजें काम की नहीं होती हैं, कुछ चीजें बहुत काम की होती हैं, ठीक है। तो जैसे हमने देखा अल्फाबेट में टू चीजें होती हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। हम दो कैटेगराइजेशन कर सकते हैं अपने अल्फाबेट्स की, वोवल्स में और कॉन्सोनेंट में, ठीक है। वोवल्स कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। वोवल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ।
वोवल्स के एग्जाम्पल में लिखता हूँ आपके सामने, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, मैंने आपके सामने इसके एग्जाम्पल लिखे। ठीक है, वोवल्स हमारे क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। ठीक है, वेट करेंगे। तो वोवल्स क्या होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वोवल्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, वोवल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होता है, हमने कहा ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे ये हमारे क्या है, वोवल्स हैं, ये हमारे क्या है, वोवल्स हैं। लेकिन अगर हम इनसे अलग छोटे अलग सोचें, जैसे बी, सी, डी, एफ, ये सोचें, तो ये हमारे लिए कॉन्सोनेंट है, ये हमारे लिए कॉन्सोनेंट है। यानी हम अल्फाबेट में से अगर वोवल्स को हटा देते हैं तो बचे हुए लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी हम 26 लेटर में से अगर 5 लेटर्स हटा दे तो 21 लेटर हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, आगे मैंने लिखा हुआ है, जब हम वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट को आपस में मिलाते हैं तो हमारी एक नई चीज तैयार होती है, एक नई चीज बन के आती है, दैट इज वर्ड। ये वर्ड क्या है, वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। यानी जब हम वोवल एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स को आपस में मिलाएंगे एक नया वर्ड बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, वर्ड्स का यानी हमारे जो फॉर्मेशन होती है, एक वर्ड की फॉर्मेशन होती है। तो मैंने वही लिखा है, वर्ड की फॉर्मेशन। और अगर हम इसे एक डेफिनेशन में डिफाइन करना चाहे तो वी कैन डिफाइन इजिली अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स यानी लेटर्स का मीनिंग, ऐसे यूनिट यानी ऐसा समूह जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड बने। जैसे अगर मैं नहीं समझ पा रहा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिखा PEN, बताइए ये वर्ड है या नहीं है, ये वर्ड है या नहीं है, ये वर्ड है, आप कहोगे ये वर्ड है। लेकिन अगर मैं बात करूं, लिखो EPN, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है। मैंने लिखा EPN, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, क्या ये वर्ड है, कहोगे नहीं, ये वर्ड नहीं है। EPN ये वर्ड नहीं है, बताओ है, ठीक है, नहीं है। तो यानी ऐसे वर्ड को ही हम वर्ड मानेंगे जो मीनिंगफुल यूनिट हो, यानी ऐसे वर्ड्स जो हम लेटर को या वोवल एंड कॉन्सोनेंट को मिक्स करते हैं, एक वर्ड बनता है और उसका कोई मीनिंग होता है। जैसे पेन मैंने लिखा था, पेन का मतलब होता है कलम। EPN लिखा था, EPN का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ तक समझे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने डाउट को भेज सकते हैं, मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा वर्ड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में जो वर्ड्स बनते हैं क्या वो वोवल एंड कॉन्सोनेंट से बनते हैं, जी बिल्कुल। वर्ड का फॉर्मेशन वोवल एंड कॉन्सोनेंट के लेटर्स को मिलाकर ही होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इन वर्ड्स की स्टडी करते हैं, जब हम इन वर्ड्स की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं अलग अलग जगह एक वर्ड कई तरीके से यूज होता है। कहीं नाउन की तरह यूज हो रहा है तो कहीं प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, कहीं एडजेक्टिव है तो कहीं एडवर्ब है, कहीं कंजक्शन है तो कहीं प्रेपोजिशन है, कहीं इंटरजेक्शन है, बताओ है नहीं है। यानी इस वर्ड को हम जो जब वर्ड की स्टडी करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टडी की जाती है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा हथियार है जो हमें वर्ड से लड़ने की शक्ति देता है। यानी हम हर एक वर्ड को पहचान सकते हैं कि वो क्या है, वो हमें क्या बताएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे या पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हम समझेंगे एक्चुअली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते ही नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच गलत है। यानी हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी करते ही नहीं है, हम फंक्शनल ग्रामर स्टडी करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रामर को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कोई भी वर्ड लिखे, जैसे मैंने एक वर्ड यहाँ लिखा, एक वर्ड यहाँ लिखा, दोनों वर्ड सेम है, लेकिन अगर मैं अलग अलग सेंटेंस में यूज करूं तो एक नाउन हो सकता है तो एक वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, एक नाउन हो सकता है तो एक वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, तो उसे हम जब देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्याएं कितनी, संख्या कितनी होती है, 8। कितनी होती है, हम शुरू में ही पढ़ के आए थे, कितनी होती है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए ये 8 होती है। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाना है।
चलिए देखिए, ये है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये 8 हैं। इन 8 को ही हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ना है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें इन सब के बारे में जानकारी देगी, समझाएगी, और हम समझेंगे, अपने अंदर एक स्किल डेवलप करेंगे। ठीक, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ आपको क्या करना है, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलना है, और उसकी मैंने आपके इन्हीं के सामने छोटी छोटी डेफिनेशंस तैयार की हैं, जो कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने में बहुत ही मदद करने वाली है। जब आप छोटे होंगे, आपको नाउन पढ़ाया गया होगा, प्रोनाउन पढ़ाया गया होगा, एडजेक्टिव पढ़ाया गया होगा, वर्ब पढ़ाया गया होगा, एडवर्ब पढ़ाया गया होगा। ठीक है, यानी ये सब चीजें पढ़ाई नहीं होंगी, आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने जब इनकी डेफिनेशंस याद करी होंगी, तो बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस आपको याद कराई गई होंगी। ठीक है, क्योंकि आपको उस समय अपने माइंड में याद करने की पावर को बढ़ाना था, लर्निंग मेमोरी आपके अंदर इंक्रीज करने का काम किया जाता था। लेकिन यहाँ पर आपकी मेमोरी का काम क्या करना है, यहाँ पे आपको समझना है, चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी, खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो मेरे साथ बोलेंगे, सबसे पहला है नाउन। बोलेंगे नाउन, क्योंकि अगर मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो मैं आपका एक और पोर्शन कवर कराऊंगा, जिसे हम देख के आए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये लिखा है मैंने स्पेलिंग टेस्ट, ये कवर हो सकता है। स्पेलिंग टेस्ट हमारा कब सही होगा, जब हम किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हमारे मुंह से सही होनी निकलनी चाहिए, तभी हम एक स्पेलिंग को करेक्ट लिख सकते हैं। नहीं तो हमारे प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो हम स्पेलिंग भी गलत ही बनाएंगे, और एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे, जो कि हमारे 2 नंबर कटे जाएंगे और हम सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। बताओ, ऐसा चाहते हो? ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो आप मेरे साथ क्या करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, और इससे आपकी क्या होगी, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी ठीक होगी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी ठीक होगी। तो सबसे पहले बोलेंगे मेरे साथ नाउन। नाउन, इसको प्रोनाउंसिएशन होती है नाउन। ठीक है, क्या होती है, नाउन। ठीक है, नाउन। ठीक है, अगर मैं बात करूं नाउन की एक शॉर्ट डेफिनेशन की, तो हम इसे कह सकते हैं सिंपली नेमिंग वर्ड। किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, किसी भी चीज का नाम, वो हमारे लिए नाउन है फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए जब हम नाउन टॉपिक को समझेंगे, तो क्या क्या चीज नाउन हो सकती हैं, क्या क्या चीज नाउन होती हैं, वो हम समझेंगे। ठीक है, अभी हमें सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, यानी हम इंग्लिश को इस तरीके से समझ रहे हैं ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं इंग्लिश का। ठीक है, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जो आगे जाके डिटेल में उसे समझेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बोलेंगे मेरे साथ प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन की अगर शॉर्ट डेफिनेशन की बात करें, तो मैंने लिख रखी है रिप्लेसेस अ नाउन। यानी यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस यूज करा और यहाँ पर लिखा है नाउन, जो इस नाउन को रिप्लेस कर देगा, वो होगा हमारा प्रोनाउन। वो होगा हमारा प्रोनाउन। यानी इस नाउन की जगह जब हम प्रोनाउन का यूज करने लगे, तो वही हमारे लिए है प्रोनाउन। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बोलेंगे एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं होती, कोई एडजेक्टिव बोलता है, कोई एडजेक्टिव बोलता है। ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव होती है, इसके अंदर डी साइलेंट होता है। क्या होता है, डी साइलेंट होता है। एडजेक्टिव, 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 मेरे साथ बोलते रहेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव की अगर मैं एक शॉर्ट डेफिनेशन की बात करूं, तो जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वही हमारे लिए एडजेक्टिव होता है। क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज अ एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे, यानी कोई भी वर्ड यूज हुआ है, कोई वर्ड एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव हुआ, कोई प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव हुआ। बात समझ गए, बाकी हम इसे डिटेल में प्रोनाउन टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ब। क्या पढ़ेंगे, वर्ब। कोई से पढ़ता है वर्ब, वर्ब, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी वर्ब। क्या होगी, वर्ब। ठीक है, वर्ब। तो मैं आपको यहीं पे एक चीज बता देता हूं, हम इसे वर्ब क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्ब में आप देखेंगे
वर्ब में आप देखेंगे VERB वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है। आर से पहले एक वोवल साउंड आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर आर से पहले आपको कोई भी वोवल साउंड दिखता है, यानी वोवल साउंड है, इसके बाद आपको आर दिख रहा है, तो इस आर को आप आर ना कह के आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। इसलिए हम इसे पढ़ते हैं वर्ब। क्या पढ़ते हैं? वर्ब। अब एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं कि आज बहुत गर्मी है, मैं कहूं आज बहुत गर्मी है, यानी जब इससे पिछला दिन बीता होगा, यानी यस्टरडे, उस समय या वो यस्टरडे वाला दिन ज्यादा गर्मी वाला नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा। यानी ऐसे देखा कि अगर मैंने एक बात कही, एक स्टेटमेंट कही, तो उसके विपरीत भी एक मीनिंग निकलता है। निकलता है नहीं निकलता? बस हमें यही चीज समझनी है। यही चीज समझनी है कि अगर हम कोई भी स्टेटमेंट कहते हैं उससे विपरीत एक मीनिंग निकलता है। ऐसे ही अगर आर से पहले कोई वोवल साउंड आ रहा है तो हम आर को आ पढ़ते हैं। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? अगर ऐसा हो कि हमने आर आर के बाद हमारे को वोवल साउंड मिल रहा है तो हम आर को क्या पढ़ेंगे? तो हम आर को आर ही पढ़ेंगे, हम आर को रा ही पढ़ेंगे। बताओ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? जैसे 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 रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट लिखा, आप आर से शुरुआत कर रहे हैं, आर के बाद वोवल है, तो आपको यहाँ क्या पढ़ना पड़ेगा? आर ही पढ़ना पड़ेगा, रिक्वेस्ट। ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ, फादर, FATHER, फादर। क्या पढ़ेंगे? फादर। ये गलत होता है, फादर। क्या होता है सही प्रोनाउंसिएशन? फादर। क्या होती है? फादर। ठीक है, फादर। तो आपने देखा आर है, आर से पहले वोवल साउंड है, इसलिए हम इसे फादर पढ़ेंगे। नहीं तो आपको एक और मैं एग्जांपल देता हूं, जो हम शुरू में गए थे। शुरू में हमने देखा इस ग्रामर को, इसे क्या पढ़ते हैं? ग्रामर। कोई पढ़ता है ग्रामर, कोई पढ़ता है ग्रामर। इसे जो सही प्रोनाउंसिएशन होगी ग्रामर। क्या होगी? ग्रामर। देखिए यहाँ पर आर से वोवल साउंड से पहले आर आ रहा है, वोवल साउंड है, वोवल साउंड से पहले आर आ रहा है, तो यहाँ पर जो आर की साउंड है वो हो जाएगी आ। क्या हो जाएगी? आ। तो ग्रामर। और यहाँ पे आर बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे र, तो ग्रामर। ओके, नॉट ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर। ओके, इस तरीके से। तो आप समझ चुके होंगे, बहुत ही विद्वान है, बहुत इंटेलिजेंट है। चलिए, तो हम कहाँ पर थे? वर्ब पे। ठीक है, हमने वर्ब को देखा, थोड़ी सी बात, थोड़ी सी हमने एक्स्ट्रा नॉलेज गेट करी कि अगर हमारे को वोवल से पहले आर दिखा मिलता है तो हम उसे रा ही पढ़ेंगे, और वोवल के बाद हमें आर देखने को मिलता है तो हम उसे आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। ठीक है, इससे हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत हद तक ठीक हो जाती है। ठीक है, तो वर्ब की भी मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन तैयार की है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, एक्शन वर्ड और स्टेट वर्ड। यानी कोई भी वर्ड जो एक्शन दिखाता है, कोई भी वर्ड जो हमें एक्शन दिखाता है, वही हमारी एक्शन वर्ड होता है, और एक्शन वर्ड होता है यानी वो वर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब। जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो हमारी एडवर्ब है। जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे, यानी ये, हाँ, ये वो जस्टिफाई कर दे कि यही वर्ब है, ये वर्ड, ये वर्ब को बता रहा है कि हाँ, ये वर्ड बता रहा है कि ये वर्ब है। यानी ये देखिए, ये सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने एडवर्ब लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा वर्ब, तो ये जो वर्ड है ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो मतलब ये एडवर्ब होगा। ठीक है, क्या होगा? एडवर्ब होगा। बस समझ में? तो इसे भी हम क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब, नॉट एडवर्ब, एडवर्ब। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या है? कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्ट करना। कंजक्शन मतलब कनेक्ट करना। ठीक है, यानी जब हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं किसी वर्ड के थ्रू, वही हमारा कंजक्शन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक सेंटेंस ये लिखा, एक सेंटेंस ये लिखा, यहाँ पर मुझे वर्ड की जरूरत है। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए मुझे यहाँ वर्ड की जरूरत है, तो यहाँ पर हम कंजंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसे दैट हो सकता है, सो हो सकता है, वो, ठीक है, व्हेन हो सकता है, ये सब कंजक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन। क्या है प्रेपोजिशन? इसका मैंने लिखा हुआ है रिलेटिंग वर्ड। क्या लिखा हुआ है? रिलेटिंग वर्ड, यानी जो संबंधित शब्द होते हैं। जैसे हमने स्टेटमेंट सेंटेंस बनाया, सेंटेंस में कुछ संबंधित ऑफ इन का यूज करते हैं जो कि हमारे सेंटेंस से ही रिलेटेड है, तो रिलेटिंग वर्ड ही हमारे प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। इन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, लेकिन जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ आपके माइंड में ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा हूँ कि हमें किस तरीके से अपने इंग्लिश को आगे बढ़ाना है और पढ़ना है, और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा एक लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है, दैट इज इंटरजेक्शन।
ठीक है, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे आर वोवल साउंड्स के बाद आ रहा है, यानी हम इसे आ पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन, नॉट इंटरजेक्शन, नहीं इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन में तैयार करके, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे नहीं समझ में आ रहा है, जो हमारे मुंह से सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड्स निकलते हैं, जैसे आउच, जैसे हम नीचे सो रहे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, पंखा चलते चलते हमारे सर पे गिर जाए तो हमारे मुंह से निकलेगा आउच, और अगर किसी ने हमारे मुंह का मार दिया ओ। इस तरीके से जो हम वर्ड निकालते हैं, जैसे कोई हमें बढ़िया सी चीज दिखे, वाव, इस तरीके के, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं हमारे? इंटरजेक्शन होते हैं। बताओ, यहां तक की बात क्लियर हुई नहीं हुई? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको इससे रिलेटेड आगे वीडियो मिलती रहे, ठीक है, और सबसे पहले आपके पास मिले, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेज की। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके साथ फ्रेज की। फ्रेज का मतलब क्या है? फ्रेज की भी शॉर्ट डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, जैसे मैं लिखूं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, मैंने इन सबको मिक्स कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ग्रुप बना दिया, लेकिन जब मैंने इन वर्ड्स को ग्रुप बनाया, ये मुझे कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये हमारी फ्रेज है। फ्रेज हमारी क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। नहीं समझ में आया? ठीक है, क्या कहेंगे? नहीं समझ में आया। हम एग्जाम्पल के थ्रू बड़े अच्छे से समझ जाएंगे, तो बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, एक फ्रेज ही लिखता हूं, यहां लिखता हूं, इन माई क्लास। क्या लिखा मैंने? इन माई क्लास, ठीक है, मैंने एक फ्रेज लिखी, इन माई क्लास। मैं आपसे कह रहा हूं इन माई क्लास, तो सीधा आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज इन योर क्लास? क्या है तुम्हारी क्लास में जो तुम बोल रहे हो मेरी क्लास में? बोलो, बताओ। यानी मैंने आपको स्टेटमेंट, मतलब मैंने आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया, इसलिए आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मुझे कंप्लीट मीनिंग दो। ओके, बात समझ में आ गया? तो जैसे हमने ये देखा, यही हमारी फ्रेज होती है, यही हमारी फ्रेज होती है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन विदाउट कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं देती है, ठीक है। फ्रेजेस की भी 3 टाइप्स होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। जब हम फ्रेजेस को डिस्कस करते हैं तब इसे हम समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस यानी वाक्य, ठीक है। क्या होता है सेंटेंस? का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। जब हमने इसे डेफिनेशन को पढ़ा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, तो हमें क्या देखने को मिला? ये जो हमने डेफिनेशन ली है, ये तो शायद फ्रेज की डेफिनेशन से मिलती जुलती है। देखा नहीं देखा ऐसा हमने? कहोगे देखा। कैसे? देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहां पर विदाउट आया, यहां विद आया। कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, यानी विदाउट और विद का हमें डिफरेंस देखने को मिला। यानी फ्रेज वो सेंटेंसेस होते हैं, जो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, लेकिन सेंटेंस ऐसे वर्डों का ग्रुप होता है जो हमें सटीक मीनिंग देते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं। जैसे इन माई क्लास वन बेबी इज क्राइंग, इस तरीके से, ठीक है। तो सेंटेंस की हमने डेफिनेशन बनाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग, और इसी की एक डेफिनेशन और तैयार कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स की अरेंजमेंट अगर हम सही रखते हैं तो हमें सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग देखने को मिलता है। सीधी सी बात। बताओ, यहां तक समझ में आई नहीं आई? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि यहां तक की बात आपको समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम एक वर्ड में कहना चाहे तो कह सकते हैं स्ट्रक्चर, और कह सकते हैं सिंटैक्स, यानी संरचना। तो मतलब सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, वो हम समझते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है वो हमें समझना है, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है वो हमें समझना है। देखिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझे तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सब्जेक्ट या डूअर। सब्जेक्ट को हम डूअर कह सकते हैं, ठीक है।
सब्जेक्ट के बाद हमें देखने को मिलती है वर्ब। वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, एड, ये सब हो सकती है। मेन वर्ब कौन सकती है? जो एक्शन को जनरेट करेगी, जो एक्शन को दिखाएंगी, जो एक्शन को दिखाएंगी वो हमारी मेन वर्ब्स होती है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। बात समझ में आ गई? और लास्ट हमारे सेंटेंस में होना चाहिए ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट हमारा मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, बताओ यहां तक की बात क्लियर नहीं थी? मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के बारे में जिक्र किया है, सेंटेंस तक का, यानी अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही दे रहा था। और आगे भी अभी थोड़ी सी मेरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जाएगी और मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं ये वीडियो को मैं थोड़ा सा कम लंबा रखूंगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। अगर आप कुछ चीज नहीं समझ में आई तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसे दोबारा समझाऊंगा। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी, आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखूंगा। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा और वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो आपके लिए बनती रहेंगी, आपके फायदे के लिए आती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।